अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज आपके सामने कुछ बीमारियों के मुतालिक बात करने आए हैं। आपको पता है माशरे में फैलती हुई बीमारियां बहुत तेज़ी से जो हैं वो हमें मुश्किल में डाल रही हैं। हमारी जेब पे भी बोझ बन रही हैं और हमारे माशरे भी बोझ बन रही हैं, जिनको हम रोक सकते हैं। उनमें बहुत सारी सी बीमारियाँ हैं, जैसी वैक्सीनेशन हैं और बीमारियाँ जो एनवायरनमेंट में हमारी फैली हुई हैं। उनमें एक बीमारी है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के मुतालिक, आगाही के मुतालिक आज हम आपसे बात करेंगे और हमारे साथ हमारे एक मेहमान भी मौजूद हैं, डॉक्टर मसूद अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं? डॉक्टर मसूद अख्तर हमारे शहर के एक मायनाज डायबिटोलॉजिस्ट हैं और माशाल्लाह डायबिटीज़ के मुतालिक जो है वो मरीज़ों को आगाही भी देते हैं और उनका ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आज आपसे ये पूछना चाहूँगा कि डायबिटीज़ है क्या, ये भला ये हमारे माशरे में कहाँ से आ गई? देखिए, डायबिटीज़ उसको उर्दू में ज़ियाबतीस कहते हैं और ये बड़ी कॉमन सी बीमारी हो गई है। इसके अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर खून में शुगर की मकदार, शक्कर की मकदार बढ़ जाती है और जब ज़्यादा शुगर बढ़ती है तो गुर्दे पेशाब के अंदर भी आने लगती है। तो वो शुगर की जब मकदार बढ़ जाती है, इसका एक ख़ास कैलिब्रेशन है कि अगर उसके उस लेवल पे अगर हम रखेंगे तो वो नॉर्मल रहेगी, अगर उससे बढ़ जाएगी तो फिर वो डायबिटीज़ कहलाएगी। अच्छा, तो क्या अलामात होती हैं अगर किसी को शुगर हो? तो क्या अलामात, क्या उसको पता चले कि जी मुझे शुगर हो गई, एक नॉर्मल आदमी को? नॉर्मल आदमी को शुगर होने की बहुत सारी अलामात हैं। एक तो ये कि उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, पेशाब भी उसको ज़्यादा आता है। अच्छा। और उसकी भूख बहुत बढ़ जाती है और उसका वज़न ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, बढ़ना शुरू होता है। अच्छा, तो ये है। बाकी और सुना है हमने कि उसकी कुछ वो सुन होना शुरू हो जाता है, कोई नमनेस हो जाती है, वो कौन सा स्टेज होता है? वो तो स्टेज तकरीबन 5 से 8 साल के अंदर आता है, जब आपको डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल नहीं रहती। अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी तो उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी। अच्छा। ये बेसिकली उसकी जो हाथ सुन हो जाना, पाँव सुन हो जाना, सेंसेशन ख़त्म हो जाना, ज़ख्म का ना भरना, ये सारी वो चीज़ें हैं उस वक्त होती हैं जब शुगर आपकी कंट्रोल के अंदर नहीं रहती बहुत अरसे तक। अच्छा, ये तो डॉक्टर साहब आपने अलामात बता दी कि ये अलामात हों तो हम ये समझते हैं कि उसका डायबिटीज़ है। हम क्या कन्फर्मेटिव टेस्ट करा के देखें या क्या ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम करके देखें कि जी इसको अब ये बंदा जो है डायबिटिक है और ये बंदा डायबिटिक नहीं है? अच्छा, देखें, लैब की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी बेसिस के ऊपर अगर आप नॉर्मल आदमी की जो शुगर होती है फास्टिंग के अंदर सुबह के वक्त जो 12 घंटे में आप शुगर चेक करते हैं वो लेस देन 100 होनी चाहिए। लेस देन 100 है तो वो डायबिटिक नहीं है। लेकिन अगर उसकी शुगर 100 से लेके 124 तक है तो वो फिर लेबल हो जाएगा प्री डायबिटीज। अच्छा, उसको यानी कि डायबिटीज हुई नहीं है लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल है डायबिटीज होने वाली है, हो सकती है, वो जिंदगी की किसी भी स्टेज पे हो सकती है। लेकिन अगर किसी की फास्टिंग शुगर 125 से लेके 140 के दरमियान आती है या उससे ज़्यादा आती है तो वो लेबल हो जाता है पेशेंट के उसको डायबिटीज़ हो गई है। कुछ ऐसे भी टेस्ट होते हैं जो हमें पिछली हिस्ट्री बता देते हैं कि जी आपको 3 महीने में या 2 महीने में कितना था, वो क्या टेस्ट होता है? हाँ, अमूमन होता ही है कि अमूमन पेशेंट आते हैं वही कहते हैं कि डॉक्टर साहब रात को हमने मीठा खाया था इसलिए सुबह शुगर कराई तो शुगर बढ़ गई थी। तो ऐसे केसेस के अंदर एक टेस्ट होता है HbA1c, हम कराते हैं तो उसके अंदर ये पता चल जाता है कि इनकी 3 महीने की एवरेज शुगर कितनी रही है। और डायबिटिक पेशेंट जो नॉर्मल रेंज है वो 5.2 से लेके 6.2 तक है, वो नॉर्मल पेशेंट की होता है। लेकिन अगर 6.2 से लेके 6.8 और 6.9 है वो प्री डायबिटीज़ है और 7 है तो फिर उसके अंदर डायबिटीज़ फिर ये डायग्नोज हो जाता है कि इसको डायबिटीज़ है। कुछ लोगों में हमारे ये मिथ है या एक ख्याल है कि जी अगर उनकी एक रीडिंग ज़्यादा आ जाती है तो वो ये समझते हैं कि जी हमने रात में ज़्यादा खाया था इसलिए फास्टिंग ज़्यादा आ गई तो हमें शुगर नहीं है। तो क्या पहली रीडिंग ही ये इस बात की अलामत है कि आपको डायबिटीज़ है? नहीं, देखिए, जो मैंने आपको रेंज बताई है ना, अगर उस रेंज के अंदर पहली रीडिंग भी आ जाती है तो वो अलामत है अच्छा कि उनको शुगर हो सकती है। लेकिन ये कि अगर उसको आप रिपीट करा लें और ये 3 महीने वाला टेस्ट कराएं तो आपको अंदाजा हो जाए। इसलिए कि डायबिटीज़ जब होती है तो बहुत अरसे तक पेशेंट को पता ही नहीं चलता है। वो रात को 3-3 मरतबा पेशाब के लिए उठ रहा है तो समझ रात को मैंने सोने से पहले पानी पिया था, इस वजह से मुझे पेशाब आ रहा है। लेकिन क्योंकि शुगर बढ़ी हुई होती है उसकी वजह से
उसको पेशाब ज़्यादा आता है, रात को उठ के वो 2-2 3-3 मरतबा पानी ही पीता है। अच्छा। तो वो उसके लेकिन क्योंकि वो काफ़ी अर्सा तक ये वाली कैफियत रहती है, तो उसका अमूमन देखा ये गया है, ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ है कि अमूमन जब पेशेंट पहली मरतबा डायग्नोस होता है तो उसको कम से कम 6-8 महीने, 1 साल, 2 साल तक हो चुके होते हैं। अच्छा। कि उसने इसलिए कि हमारे यहाँ ये प्राइमरी केयर सेंटर के अंदर कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है ना जिसके अंदर हम देखें कि ये नॉन डायबिटिक है, ये प्री डायबिटीज़ है, इसको डेवलप हुई है। जब लोग अपने ओन के ऊपर जाते हैं, जब उनको बहुत सारी कंप्लेन होते हैं, बहुत सारे पेशेंट तो ऐसे आते हैं कि हमारे पास कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ना 2-2 नज़र आ रहे हैं। तो जब उनकी हम शुगर देखते हैं तो वो शुगर होती है 400, 450, 500 के करीब, यानी वो शुगर ही कंप्लेन के साथ नहीं आ रहे लेकिन वो दूसरे कंप्लेन के साथ आ रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, एक ये आम समझा जाता है कि जो जिसको शुगर हो जाती है वो अक्सर ये कहता है जी मैं चाय फीकी पीता हूँ या पीती हूँ, मैं जनाब कोई ऐसी चीज़ मिठाई नहीं खाता जिसमें मिठाई होती है, तो मुझे शुगर क्यों हो गई। तो हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब इसके जो डायबिटीज़ जिसको डायग्नोज हो जाती है उनकी डाइट क्या होनी चाहिए, वो क्या खाएं वो। देखिए नॉर्मली तो हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि 3 हैवी मील्स लोग लेते हैं, नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, रात का खाना खाते हैं। तो हम डायबिटिक पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि वो 3 मील ना ले, वो 6 मील ले, 7 मील ले, लेकिन स्मॉल मील्स। जी सपोज जैसे एक इसका फॉर्मूला ये है कि बेसिकली 1 चपाती खानी चाहिए। अच्छा, दिन भर में ना, दिन भर में नहीं, 1 मील के अंदर। अच्छा, तो उस चपाती को बाइफरकेट कर ले। अच्छा। आजकल जो डायबिटीज का ट्रीटमेंट चला उसके अंदर पोर्शन साइज के ऊपर ज्यादा बात आ रही है। अच्छा, कि अगर आपने रोटी ले ली है तो फिर चावल लेने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर आप चावल खा लेते हैं तो आप चावल, और चावल की भी एक पर्टिकुलर मकदार है, क्योंकि सबसे ज्यादा शुगर जो देखने में आई है ये चाय में चीनी डालने से नहीं होती है। ये सबसे ज्यादा शुगर आती है वो रोटी खाने से, जो निशास्ता जो है हमारा निशास्ता उसमें कार्बोहाइड्रेट। तो क्या वैसे क्या अगर आप बताएं, मैं अपने नाज़रीन के लिए ये पूछना चाहूँ आपसे कि वो नाश्ते से लेके और रात तक जो क्या उसकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिससे उसकी शुगर कंट्रोल में रहे। देखिए एक तो पोर्शन साइज कर लें आप, अपनी डाइट को 6 में बाइफरकेट कर लीजिए। जैसे वो सुबह नाश्ता करता है, नाश्ते के अंदर 1 अंडा लेता है, उसकी जर्दी अगर हटा दे, सफ़ेदी ले ले, बॉयल ले ले, उसका ऑमलेट बना ले, उसके साथ ब्राउन ब्रेड का 1 पीस ले सकता है। अच्छा, उसके साथ 1 गिलास दूध ले सकता है, 1 कप चाय ले सकता है। तो ये टोटल कैलोरीज तकरीबन बनती हैं 400 to 500 कैलोरीज। अच्छा, हमें डायबिटिक पेशेंट को हम ये चाहते हैं कि पूरे दिन के अंदर वो 1200 से 1500 कैलोरीज ले सकता है, जिसके अंदर वो मैनेज रहती है, उसकी शुगर बहुत बढ़ती है। तो सब ये वर्किंग उसके लिए है या नॉर्मल बंदे के लिए जो बेड रिडन हो घर पे उसके लिए है? ये बेड रिडन के लिए नहीं है, ये नॉर्मल बंदे के लिए। ज़ाहिर डायबिटीज है तो काम तो वो कर रहेगा नहीं, क्योंकि हमारी खवातीन जो है घर में काम भी करती हैं, एक वर्किंग क्लास खवातीन होती हैं या मर्द होते हैं जो सुबह जाते हैं अपने काम पर और फिर शाम में घर पर आते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट कोई ज़्यादा होती है या यही होती है 1200? ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ जॉब उसकी कैसी है। कोई फिजिकल लेबोरियस जॉब करता है, मेहनत वाली जॉब करता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि उसकी शुगर यूटिलाइज भी हो रही होती है। अच्छा। बाद ऐसे पेशेंट है जो बेड रिडन है, वो ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, तो ऐसे केसेस के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट ज़रा कम हो जाती है, उसके अंदर कम कर देते हैं। वही पोर्शन साइज की हम बात कर रहे हैं ना कि अगर हमारा पोर्शन साइज कम हो जाएगा तो नॉर्मल जो लोग हैं, जो वर्किंग क्लास लेडी हैं या मर्द हैं, उनके लिए ये है कि वो एक नाश्ता अगर करते हैं और वो नाश्ता बड़ा लिमिटेड सा नाश्ता, उसके बाद वो 11 साढ़े 11 बजे कोई एक फल ले सकते हैं। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब को यहाँ थोड़ा सा ज़रा कहूँगा, हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं और फिर हम दोबारा हाजिर होंगे, डॉक्टर साहब से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम दोबारा बात कर रहे थे डायबिटीज़ पर और डायबिटीज़ क्यों होती है, उसकी क्या अलामात होती हैं, उसकी हम क्या खुराक लेनी चाहिए और कितनी तरह की होती है। ये सारी गुफ्तगू हम डॉक्टर मसूद अख्तर साहब से आज कर रहे थे। तो डॉक्टर मसूद साहब, दोबारा हम आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। तो जो हमारी गुफ्तगू चल रही थी ब्रेक से पहले कि हमें क्या डाइट लेनी चाहिए, तो थोड़ा सा उसको ज़रा हमें और बता देंगे हमें क्या डाइट सुबह से लेनी चाहिए शाम तक। अच्छा देखें, एक तो आपको हैवी मील नहीं लेना है, 3 आपको स्प्लिट डाइट लेनी है, 6 मील ले ली है। सुबह जैसे नाश्ता आप करते हैं, 1 स्लाइस आपने लिया ब्राउन ब्रेड का, 1 अंडा ले सकते हैं, उसकी सफ़ेदी जर्दी आपको रहने दें, उसके साथ कोई चाय ले लें या दूध ले लें। फिर 11 या 12 बजे के दरमियान
क्योंकि आप काम कर रहे होते हैं तो शुगर बहुत सारी यूटिलाइज भी हो रही होती है, दवा भी आप खाते हैं, तो कोई 11-12 बजे करीब कोई एक फल ले लिया करें, एक सेब ले सकते हैं, कीनू ले सकते अच्छा। हैं, 2 केले खा सकते हैं उसके अंदर। फिर दोपहर 2 बजे के करीब आप जो लंच करते हैं 1 और 2 बजे के दरमियान, उसके अंदर पोर्शन साइज होना चाहिए, थोड़ा सा दही होना चाहिए, 1 प्याली के करीब दही आप ले लें, इतना ही सलाद होना चाहिए, जिसके अंदर हरी सब्जियां जो हैं जिसके अंदर कैलोरीज तो कम होती हैं लेकिन रफेज उसके अंदर अच्छा खासा होता है, तो आपका पेट भी बढ़ता है। तो 1 प्लेट सलाद उसके अंदर होनी चाहिए। फिर कोई सी भी दाल एक ले सकते हैं या एक सालन ले सकते हैं, कोई एक चीज़ आप ले सकते हैं, और उसके साथ आप एक चपाती, और चपाती बनाने का फॉर्मूला ये है कि ये जो हथेली होती है बस इतना बड़ा पेड़ा होना चाहिए। अच्छा, पेड़ा। तो एक उसके अंदर जो कैलोरीज आती हैं वो तकरीबन 100 कैलोरीज आ जाती हैं एक चपाती के अंदर। अगर वो एक चपाती आप खाते हैं और उसके साथ कोई सलाद ले लिया, कोई डेजर्ट, हल्का सा डेजर्ट आप ले सकते हैं। डेजर्ट का साइज जो है बहुत छोटा होगा, वो 1 चमचे के बराबर, जैसे अगर आप कोई डेजर्ट लेना चाहते हैं तो 1 चमचा 5 ml वाला जो है वो आप ले सकते हैं। डेजर्ट अगर हम नाज़रीन को बताना चाहें, डेजर्ट से मुराद क्या है आपकी, एक लेमन के लिए अगर हम बताएं तो? अच्छा, देखिए डेजर्ट से मुराद ये कि बाज़ लोग अमूमन बहुत सारे लोग होते हैं जो खाने का मीठा खाने के शौकीन बिल्कुल होते मीठा हैं। खाना। तो आप पुडिंग आपने जैसे बनाई हुई है, कस्टर्ड है, या कोई गुलाब जामुन खाना चाहता है तो हाफ पोर्शन ऑफ गुलाब जामुन वो ले सकता है, या ये पुडिंग का 1 चमचा ले लें, कस्टर्ड का 1 चमचा ले लें, या क्विक सेट जेली वगैरह बनती है घरों के अंदर, अमूमन हलवे बने हुए होते हैं, तो एक छोटा पोर्शन जो 5 ml के दरमियान साइज का होना चाहिए वो आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद शाम को जब शाम की चाय के साथ आप ना कुछ पॉपकॉर्न्स ले लें। सबसे अच्छे जो एनर्जाइज आपको करते हैं वो चने होते हैं, बेसिकली भुने हुए चने भी आप ले सकते हैं। अच्छा। या वो काबली चने, सफ़ेद वाले जो चने होते हैं वो 1 प्याली आप एक ले सकते हैं। पोर्शन साइज आपके हर मील का जो प्याली से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा। और रात के खाने के अंदर अगर आप उबले हुए राइस लेते हैं, आप उबले हुए राइस लीजिए, लेकिन उसका साइज जो होगा 1 प्याली के बराबर होगा। उसके अंदर इतनी ही आप दाल ले सकते हैं उसके साथ, या सालन ले सकते हैं या सब्जी ले सकते हैं। हरी सब्जी आप खा सकते हैं जितनी भी आ रही हैं, जैसे गाजर है, मूली है, खीरा है, पालक है, सलाद के पत्ते हैं। इनके अंदर कैलोरीज कम होती हैं लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और डायबिटिक पेशेंट को रात में ज़रूर दूध पी के सोना चाहिए, क्योंकि बाज़ वक्त ऐसा होता है कि अमूमन लोग खाना कम खाते हैं, दवा भी उन्होंने ले ली, तो दूध एक ऐसा मीडियम होता है जो क्या करता है कि शुगर को बड़ा मेंटेन करता है। अच्छा। वो बढ़ने नहीं देता। खासतौर पर वो लोग जो इंसुलिन भी लगाते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो दूध ज़रूर रात को दूध। जैसे दूध की भी 2-3 किस्में होती हैं। एक तो दूध जो आजकल बाज़ारों में मिल रहा है वो दूध है, एक भैंस का दूध जो आप घरों में आता है वो दूध है। तो आप कौन सा दूध रिकमेंड करते हैं ऐसे मरीज को? सबसे आइडियल तो स्किम्स मिल्क है, स्किम मिल्क, जिसके अंदर से, या घर के अंदर अमूमन गवाले का दूध आता है हमारे यहाँ, तो उसको आप बलाई सारी हटा दें उसके ऊपर से। बलाई हटाने के बाद, इसलिए क्रीम जो है वो नुकसानदेह है, वो बलाई हटाने के बाद जो दूध होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात कर ली जैसे नाज़रीन बड़ों की डायबिटीज़ के हवाले से। हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कितनी तरह की डायबिटीज़ होती है? हमने सुना है बच्चों में भी डायबिटीज़ होती है, उनको पैदाइशी ये डायबिटीज़ होती है, उनको साथ हम किस तरह से उनको ट्रीटमेंट करें या उनको हम किस तरह से रखें? डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि डायबिटीज़ जो है सिर्फ बड़ों को नहीं बच्चों को भी होती है। जी सही है, डायबिटीज़ बच्चों को भी होती है, बड़ों को भी होती है, ओल्ड एज के अंदर भी होती है, ख़वातीन को भी होती है, मर्दों को भी। तो 2 टाइप की डायबिटीज़ होती है, एक कहलाती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, एक होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। इंसुलिन डिपेंडेंट वो है जो 1 साल से लेके 1 महीने से लेके 12 साल तक के बच्चे को होती है। तो वो बेसिकली कहलाती है इंसुलिन डिपेंडेंट, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास कोई दूसरी चॉइस है ही नहीं, वो उसके इंसुलिन ही दी जाती है। और उसके बाद वाली जो होती है उसके अंदर फ्री है कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट भी अवेलेबल है, दवाएं अवेलेबल हैं, और इंसुलिन तो फर्स्ट चॉइस है टाइप 2 के अंदर भी। अगर वो, क्योंकि डायबिटीज़ के अपने जो हैज़र्ड्स हैं वो लॉन्ग टर्म हैज़र्ड्स हैं, कोई इमीडिएटली कोई ऐसा नहीं पता चलता कि भाई कोई तकलीफ आपको और हो गई, लेकिन क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी भी उम्मुल अमराज कहलाती है ये बीमारी। अच्छा अच्छा। कि बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करती है। अब तो इसको बेसिकली ये सिंड्रोम के तौर पर है, यानी कि मल्टीपल डिजीज़ेस इसके अंदर मिली हुई होती हैं, क्योंकि ये एक मेटाबॉलिज्म की डिजीज़ है जिसमें में टूट फूट का अमल बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें कभी बढ़ जाती हैं कभी कम हो जाती हैं, तो बड़ा उसको मैनेज करके चलना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, नाज़रीन में हम ये नाज़रीन के लिए भी मैं चाहूँगा ये बताना, आपसे पूछना भी चाहूँगा कि ये समझा जाता है कि जो इंसुलिन है
जब वो किसी मरीज़ को हम आप रिकमेंड करते हैं तो क्या ये आखिरी इलाज होता है ये? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारे जहनों में माशरे में ऐसे मिथ्स डेवलप हुए हैं। अब तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। ये आखिरी हल नहीं है, ये पहला हल है। पहला हल है, basically। अच्छा। अगर जो लोग अब जल्दी इंसुलिन के ऊपर आ जाते हैं तो उनका देखा ये गया है कि उनकी लाइफ भी बड़ी लंबी होती है, उनके ऑर्गन डैमेजेस नहीं होते, जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की वो नहीं होती, और वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होती है। अच्छा। और उनमें बड़ी अलर्टनेस होती है, एक्टिवनेस होती है, क्योंकि जब वो इंसुलिन लेते हैं तो उनका शुगर लेवल मेंटेन रहता है। शुगर लेवल मेंटेन रहता है तो वो अपने सारे, वरना उन देखा जाएगा जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं इनका शुगर लेवल मेंटेन नहीं होता, वो दिन भर लेथार्जिक रहते हैं, थकन थकन सा एहसास रहता है, आगे कंप्लेन करते हैं कि सर डॉक्टर साहब सर में बड़ा दर्द रहता है, उठने का दिल नहीं चाहता है, जी चाहता है कोई जिस्म को दबाता रहे, क्योंकि वो दर्द हो रहा होता है चीज़ें। तो अगर इंसुलिन लेते हैं तो ये वाली कैफियत नहीं होती। अच्छा। बंदा बड़ा उसके अंदर एक्टिव रहता है। अच्छा, मुआशरे में क्या कोई ऐसी भी इंसुलिन अब दरियाफ्त हो गई हैं जो अगर आप पहले तो ये होता है ना कि आप हर खाने से पहले लगाएं, तो 3 दफ़ा अगर खाना खा रहे हैं तो 3 दफ़ा इंसुलिन लगाएं, तो कोई ऐसी भी इंसुलिन मार्केट में दस्तयाब हैं जो आप एक लगा लें सारा दिन में, या 24 घंटे में एक लगा लें, या हफ्ते में एक लगा लें? इस तरह की कोई रिसर्च हुई है? अच्छा देखें, इंसुलिन तो बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है। पहले तो सिर्फ ह्यूमन इंसुलिन होती थी, अब आर्टिफिशियल जो बनाते हैं एनालॉग्स जिसे कहते हैं वो मार्केट में अवेलेबल है। वो ऐसे भी हैं जो 24 घंटे के अंदअंदर एक ही लगाएं आप। अच्छा। अगर सपोज किसी की फास्टिंग शुगर बढ़ती है, सुबह वाली शुगर बहुत बढ़ती है, तो उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त वो है ग्लार्जीन के नाम से आती है इंसुलिन, वो एनालॉग है और 24 घंटे, वो बेसल इंसुलिन है बेसिकली। एक होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि खाने के बहुत शौकीन होते हैं, कहते हैं यार खाने पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए फिर वो एक रैपिड इंसुलिन होती है। अच्छा। कि वो हर खाने से 15 मिनट पहले, जो हम ज़्यादा एडवाइस ये करते हैं कि जो आपके हैवी मील होता है उससे पहले एक अगर आप ले लें तो वो उनके बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके अगर दे दी जाए तो वो 4 घंटे काम करती है। अच्छा। जो रैपिड इंसुलिन होती है वो 4 घंटे काम करती है, इंटरमीडिएट इंसुलिन जो होती है वो 12 घंटे काम करती है। 12 घंटे काम करती है। और जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है तो वो बेसिकली काम करती हैं 24 घंटे तक। वो उनका बेसिकली होता है कि जब डायबिटिक पेशेंट होता है खाना खाता है उसकी शुगर यूँ बढ़ती है। अच्छा। तो रैपिड इंसुलिन क्या करती है, वो यूं ही उसको गिरा देती है, तो 4 घंटे के अंदर ये मामला सारे सेटल हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन बेसल इंसुलिन जो देते हैं वो उसका जो रैपिड है उसको नहीं कंट्रोल करती, वो थ्रू आउट द 24 आवर्स जो आपको बेसलाइन चल रही है शुगर की उसको कंट्रोल करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो शुगर किसी मरीज को खुदा ना खास्ता हो जाती है किसी भी उसको, तो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उसकी ख़राब होने का खदशा होता है? अच्छा देखिए, ऐसा होता है कि जो ये शुगर का जो मरीज़ होता है, डायबिटीज़ जिसको होती है, उसकी ना मैक्रो कॉम्प्लिकेशन होती है, माइक्रो कॉम्प्लिकेशन होती हैं कि बड़े ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाते हैं और छोटे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। तो जो मैक्रो उसके अंदर और माइक्रो उसके अंदर होता ये है कि आपके सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जो होते हैं आँखें होती हैं। अच्छा। आँखें बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर जो वेस्कुलर्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं, तो शुगर ज़्यादा रहने की वजह से क्या होता है, वो हार्डनिंग हो जाती है। अच्छा। जब हार्डनिंग हो जाती है तो उनको ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं जाते। दूसरी जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है, जैसे मैंने पहले कहा था कि उम्मुल अमराज है, ये गुर्दों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। अच्छा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग डायलिसिस पे चले जाते हैं, उनकी कोई और कॉज नहीं होती, वो सिर्फ शुगर अनकंट्रोल उनकी होती है। उनका ग्रेजुअली क्रेटिनिन बढ़ना शुरू होता है, फिर वो जैसे ही वो 2 और 2.5 क्रेटिन क्रॉस किया तो वो बहुत तेज़ी से फिर बढ़ता है। तो 4 और 5 जब क्रेटिन हो जाता है फिर वो डायलिसिस के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा। कहते हैं कि दुनिया में जो नंबर 1 कॉज है इस वक्त रीनल फेलियर की, वो डायबिटीज़ है। अच्छा। इसी तरीके से ब्लाइंडनेस की जो नंबर 1 कॉज है वो डायबिटीज़ है। अच्छा। दूसरा ये कि एक और कॉम्प्लिकेशन होती है, क्योंकि ये मैक्रो सर्कुलेशन जो है आपकी, जैसे पाँव में खून की सप्लाई आ रही है, तो ये क्या होता है कि ये आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पाँव के अंदर ना तकलीफ स्टार्ट हो जाती है। पहले वो सुन होना शुरू होता है, वो बिल्कुल ही फिर सुन आने लगता है, फिर वहाँ जख्म हो जाते हैं तो पेशेंट को पता नहीं चलता, ना वो उसकी टेक केयर कर पाता है। तो ये तीसरी जो बड़ी कॉम्प्लिकेशन है नॉन सर्जिकल ट्रॉमा के बाद, वो डायबिटीज़ है पाँव कटने के लिए। अच्छा। उन्होंने ऐसा होता है कि गैंग्रीन डेवलप हो जाती है, क्योंकि आगे तो कोई सप्लाई है नहीं ब्लड की, तो जैसे ही गैंग्रीन डेवलप होती है तो फिर वो पोर्शंस आपको निकालने पड़ता है।
अच्छा डॉक्टर साहब, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल हुआ है या इसका कोई मैनेजमेंट है? आप इसको किस तरह से देखते हैं डायबिटीज़ को? देखिए, डायबिटीज बेसिकली ये लॉन्ग टर्म बीमारी है, इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसका मैनेजमेंट। अच्छा, वो किस तरह से? वो ऐसा है कि आपके पास इंसुलिन है या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, जितनी भी दवाइयाँ अवेलेबल हैं वो आप खाते रहें रेगुलर, क्योंकि जब आप खाएंगे कुछ तो आपकी शुगर बढ़ेगी, तो आप उसको सेटल डाउन करने के लिए मैनेज करके आपको चलना है। इसके भी 3 पोर्शन आप कर लीजिए। एक तो दवा हो गई, दवा तो पेशेंट आके कहता है कि हम दवा तो खा लेंगे, लेकिन वो अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करता। आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल आजकल हम अपने माशरे में देख रहे हैं कि लोग पहले, एक ज़माने में टीवी जो होता है ना बहुत मोटा होता था, ठीक, और लोग बड़े पतले पतले होते थे, उसको देख रहे होते थे, लेकिन अब वो चेंज हो गया है। अब टीवी बहुत ज़्यादा स्लिम हो गया है, लोग जो हैं बहुत मोटे हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि वो फिर फूड लेते रहते हैं, देखते रहते हैं, फूड लेते रहते हैं, वो सारा जंक उनके उस पर बॉडी में। डॉक्टर साहब, बड़ा ही इंटरेस्टिंग आप चीज़ें बता रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रोकने की जसारत करूँगा और हम थोड़ा सा ब्रेक पे जाते हैं। हम फिर दोबारा हाजिर होंगे, डॉक्टर साहब से इसके मुताबिक थोड़ा सा और सरासर गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन, थोड़ा ब्रेक है और हम दोबारा आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे डॉक्टर मसूद अख्तर साहब से डायबिटीज़ के हवाले से, और डॉक्टर साहब से बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत हमने डिस्कस किए हैं। हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब इसकी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, हम इसको किस तरह से बच सकते हैं। तो डॉक्टर मसूद, आप कुछ बता रहे थे हमें, कुछ टीवी के हवाले से, कुछ के हवाले से, वो क्या बता रहे थे आप? देखिए ना, पहले जो टीवी बड़ा स्लिम होता था और लोग, पहले टीवी बहुत मोटा होता था और लोग बड़े स्लिम होते थे, लेकिन अब सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से अब लोग बहुत मोटे हो गए हैं और टीवी बड़ा स्लिम हो गया है। तो बस बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, ऑफिस से आए तो फिर वो एक चैनल, दूसरा चैनल, तीसरा चैनल। असल में इसके अंदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन डायबिटीज़ को 3 तरीके से आप देखिए। एक ट्रैका है बेसिकली, एक तो आपने डाइट ली, दूसरी आपके मेडिसिन ली, तीसरा लाइफस्टाइल। डाइट भी आप कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, हमें हेल्दी हैबिट्स से अपनानी चाहिए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी। तो उसके ऊपर अगर हम अमल करें कि फजर की नमाज के बाद अगर हम कोई आधे घंटे 45 मिनट चहलकदमी करें और कोई ऐसा वक्त निकालें जिसके अंदर हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, ताकि आप डायबिटीज़ की वजह से ये जो जॉइंट्स होते हैं ना, इनके अभी जो फ्लूइड होता है वो सूख रहा होता है। डायबिटीज़ अगर ज़्यादा होती है तो इनकी मोबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि आप वॉक ज़रूर करें। मेरे हिसाब से तकरीबन 30 मिनट से 40 मिनट तक, अगर हफ्ते में 4 दिन भी अगर वॉक हो जाती है तो आपका काफ़ी हद तक चीज़ें आपके कंट्रोल के अंदर आती हैं। ये नॉर्मल वॉक की बात आप कर रहे हैं या ब्रिक्स वॉक की बात कर रहे हैं? नहीं, देखें, इनिशियल तो वो स्टार्ट करेगा नॉर्मल वॉक के साथ, कोई तो 5 मिनट से स्टार्ट करे एक दिन, फिर उसको ग्रेजुअली बढ़ाएं, 10 मिनट्स करें, फिर 15, फिर 20, फिर 25। जब वो एक 30 मिनट्स की वॉक के ऊपर जब उसका थोड़ा सा स्टेमिना बिल्डअप हो जाए, देन ही विल स्टार्ट्स ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक बहुत ज़रूरी है। ब्रिस्क वॉक को इस तरीके से समझ लिए कि रनिंग के अंदर आप बात नहीं कर सकते, और ब्रिस्क के अंदर अगर कोई कॉल आ जाए टेलीफोन पे या किसी से आप बात करना चाहें तो आप बात कर सकते हैं। आपका सांस ज़रा फूले, जिससे सर्कुलेशन इंप्रूव हो, हार्ट की सर्कुलेशन इंप्रूव हो, दिमाग की सर्कुलेशन इंप्रूव हो, पाँव की सर्कुलेशन इंप्रूव हो, तो ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। कम से कम 20 मिनट, अगर पूरे हफ्ते करते हैं तो 20 मिनट, नहीं तो 30 मिनट से 40 मिनट हफ्ते में 4 दिन भी अगर कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक हो जाता है। काफ़ी हद तक हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपने फरमाया कि हमने इसकी ट्रीटमेंट की हमने बात कर ली, हमने इसकी बात करी कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। आपने कहा कि जिसको जो है वो अगर आप डाइट मेंटेन कर लेते हैं अपनी, उससे भी जो है हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या कुछ जो आजकल हम हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी मिथ्स और ऐसी चीज़ें फैली हुई हैं जो शुगर को कंट्रोल करने के इंसुलिन या दवाओं के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। मिसाल देता हूँ मैं, करेले का पानी पी लें, बेसन की रोटी खा लें, जौ की रोटी खा लें, इनका कितना अमल दखल है शुगर को कंट्रोल करने में? देखें, जैसे मैंने पहले बताया था ना, हमें पोर्शन साइज को देखना है। अगर आप बेसन की रोटी वही इस साइज़ की खाएंगे, एक ही खाएंगे, तो यकीनन उसका इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, मसला ये है कि ये आज से 2000 साल पहले कहते थे कि करेले का पानी, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई भी है। अब ये नहीं पता कि कितना करेला खाना है। अब हमें ये पता कि ये 1 मिलीग्राम दवा देंगे तो इतनी शुगर नीचे हो जाएगी, या इंसुलिन के 5 यूनिट लगाएंगे तो इतनी यूनिट हमारे कम हो जाएंगे,
लेकिन हमारे पास कोई ऐसी रिसर्च नहीं है। लेकिन पुराने ज़माने के अंदर बहुत सारे जो मॉलिज होते थे वो इसको यूज़ कराया करते थे, लेकिन इसकी क्वांटिटी का कहीं पर भी नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है ना। अच्छा। कि क्वांटिटी पता चलेगा भाई कितना बेसन खाने से कितनी कम होगी, कितनी कंट्रोल रहेगी, या कितना इसको पानी पीने से, करेले का पानी पीने से ये चीज़ हो जाती है। लेकिन देखा ये गया है कि जो लोग हरी सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और रोटी का साइज उनका कम होता है, सब्जी का साइज ज़्यादा होता है उनके खाने के अंदर, रोटी का साइज कम होता है, तो उनकी शुगर कंट्रोल के अंदर रहती है, डाइट से जिनकी होती है। लेकिन जब ये डायग्नोस हो जाए कि आपको डायबिटीज़ हो चुकी है, तो फिर तो आपको दवा लेना बहुत ज़रूरी है। इन तीनों चीज़ों के साथ साथ दवा भी लीजिए, डाइट भी लीजिए और लाइफस्टाइल भी चेंज कीजिए। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना है, डॉक्टर मकसूद साहब हमें आगाही दे रहे थे कि आपने अक्सर दीवारों पर, रिसालों में ये लिखा होगा शुगर का शर्तिया इलाज, और वो किस तरह शुगर का शर्तिया इलाज होता है, वल्लाह आलम वो क्या करते हैं, ये कुछ उनके पास जो है वो कौन से ऐसे जो हैं अवामिल हैं जिसके ज़रिए वो शुगर जो कंट्रोल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब हमें यही आगाही दे रहे थे कि इस तरह की जितनी मिथ्स हैं, इस तरह के जितने फॉल्स बिलीव हैं या हमारे अक़ीदे हैं, उनसे हम बचें और अपने मौलिद से हम रब्ता करें, और उससे बेहतर जो इलाज आजकल दुनिया में अवेलेबल है वो इंसुलिन की सूरत में भी है, दवाओं की सूरत में भी है, ग़िज़ा भी है, वर्जिश भी है। इन सब को हम जब मिला लेते हैं तो हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। हम डॉक्टर साहब से एक और अहम चीज़ पूछते हैं जो अक्सर ख़वातीन में ही बीमारी होती है, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, जब वो हामला होती है तो उस वक्त भी उसको शुगर हो जाती है। तो डॉक्टर साहब एक और बीमारी जिसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेरे ख्याल में कहते हैं, जो दौरान हमल होती है, वो क्यों होती है? देखिए, दौरान अमल क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म बॉडी का जो होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि मदर और फिर फीड के साथ। तो हमारे यहाँ की जो डाइट है वो बेताशा वैसी हैवी डाइट्स लेती हैं, उस पर लेते हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर माँ को होती है, लेकिन अमूमन देखा यह गया है कि जब वो डिलीवर कर देते हैं तो वो उसको डायबिटीज़ नॉर्मल के ऊपर आ जाती है, अगर वो अपना लाइफस्टाइल और डाइट को कंट्रोल करें। लेकिन यही लोग जो होते हैं पोटेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं फ्यूचर के लिए। अच्छा। कि अगर वो सपोज किसी लड़की 20 साल की एज में शादी हुई और उसको पहले ही बच्चे के साथ दौरान उसको डायबिटीज़ अगर हो गई है तो वो अपनी बड़ी केयर करे, इसलिए कि वही 30 साल के अंदर, 32 साल में या 40 साल में उसको डायबिटीज़ होने के बाज़ केसेस के अंदर देखा जाएगा जिनके पेरेंट्स डायबिटीज़ जिनको होती है, माँ को होती है या वालिद को होती है, अगर इन दोनों में से किसी एक को है तो 50% बच्चों को डायबिटीज़ हो जाती है। ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। और अगर दोनों को है तो सारे बच्चों को होती है ज़िंदगी के किसी भी स्टेज पे, ज़रूरी नहीं कि वो अभी हो जाए। अच्छा। किसी को अर्ली होती है, किसी को डिले होती है। उसके अंदर भी यही है कि जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल पे आ जाते हैं, जो अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं करते, उनको होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या जिस माँ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ होती है, उसमें जो नवजायदा बच्चा होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसमें कितने चांसेस होते हैं कि वो डायबिटीज़ उस पर ट्रांसफ़र हो जाए? असल में डायबिटीज़ ट्रांसफ़र होने के चांसेस तो उसके अंदर कम होते हैं अगर उसको टाइप 1 हो सकती है, लेकिन वो 10 से 12% है। लेकिन बच्चे की ड्यूरिंग डिलीवरी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अच्छा। कि बच्चे का अगर शुगर ज़्यादा रहेगी, माँ की कंट्रोल में नहीं आती है, तो उसके दिमाग में पानी भर सकता है। अच्छा। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पानी भर सकता है, लंग्स के अंदर उसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, क्योंकि शुगर तो बहुत ज़्यादा जब जारी होती है तो ज़ाहिर है एक ही प्लेसेंटा के थ्रू ही जा रही है, तो वो बच्चे को भी हैम्पर करती है। फिर बेबी का वेट बहुत बढ़ जाता है। अच्छा। जब बेबी का वेट बढ़ जाता है तो डिलीवरी के अंदर उसको कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, तो सिजेरियन के ऊपर जाना पड़ता है। डॉक्टर का बताती है कि बच्चा डिस्ट्रेस में जा रहा है, तो उसके लिए वजह यह है कि बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। तो क्या ये ज़रूरी होता है कि अगर पहली प्रेगनेंसी में या दूसरी प्रेगनेंसी में माँ को डायबिटीज़ हो गई तो हर बच्चे में ये चांसेस बढ़ जाते हैं? जब पहले और दूसरे के अंदर ये होती है तो दूसरे और तीसरे और चौथे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर उसके अंदर भी शुगर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बच्चे के अंदर? माँ के अंदर। अच्छा। बच्चे के अंदर ज़ाहिर है माँ को अगर इस दौरान हो रही है तो 50% बच्चों को तो उनको होगी शुगर। तो माँ जो है क्या एहतियाती तदाबीर करे? तदाबीर ये कि अपने एक तो गायनेकोलॉजिस्ट से बड़ा क्लोज मॉनिटर रखे, वो डायबिटोलॉजिस्ट है, और क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर सिवाय एक ड्रग के उसका भी इतना ज़्यादा क्लिनिकल डेटा नहीं है, वो यूज़ कराई जाती है। तो डाइट से सबसे ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है या इंसुलिन से किया जाता है। तो इंसुलिन हम देते हैं और उसके शुगर लेवल 90 से कम होना चाहिए फास्टिंग के अंदर, और रैंडम के अंदर 110 होना चाहिए। अच्छा जी, अभी जो लेटेस्ट क्लिनिकल ट्रायल है उसके अंदर ही अगर इसके ऊपर रहता है तो बच्चे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता इससे ज़्यादा होता है तो फिर बच्चे के ऊपर बड़ा उसका इफेक्ट पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आम अपनी नाजरीन की इंफॉर्मेशन के लिए, उनकी आगाही के लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक टर्म यूज़ होती है हाइपो या हाइपर,
तो अक्सर लोग जो हाइपोज कहते हैं, ये वो हाइपो में चला गया, उसको ये हो गया, ये क्या दो टर्म्स होती हैं और क्यों होती हैं ये? अच्छा देखें, हाइपर के मायने होते हैं बढ़ जाना और हाइपो के मायने होता है घट जाना। घट जाना। तो अगर कि हाइपोज जो क्या है, अमूमन लोग जो कहते हैं तो उनकी शुगर लेवल जो होते हैं कम हो जाते हैं। अच्छा, नॉर्मल से। तो नॉर्मल से उनके शुगर लेवल है, किसी का दवा उसने ली हुई है या उसके लेवल वैसे भी कम हो गए और 70 से कम चले हो गए हो जाते हैं या 70 हो जाते हैं 70, तो वो क्या होता है कि उसके फिर साइड इफेक्ट्स बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं कि दिल बहुत तेज से धड़केगा, एकदम पसीना आ जाएगा, आप कोई चीज़ कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो उससे बचाने के लिए ऐसे पेशेंट जो इंसुलिन लेते हैं या ड्रग लेते हैं, तो हम तो एडवाइस करते हैं वो अपनी जेब में कोई टॉफ़ी रखा करें। अच्छा। कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी कैफियत तो महसूस करें जिसमें दिल बहुत तेज से धड़के, पसीना आ जाए और वो कंसंट्रेशन लूज करना चाह रहे हैं, तो पहले ही एक वो खा लें, कोई चीज़ खा लें। इसमें बेहोश भी हो जाते हैं क्या? इसमें बेहोश भी हो जाते अच्छा। हैं और सडन गिर भी सकते हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा खड़े से भी गिर जाते हैं, तो वो ज़्यादा नुकसानदेह, कहीं सर पे चोट लगे, कोई और दूसरी चीज़ हो जाए, तो उसके लिए जैसे ही वो महसूस करे तो उसको कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। जब भी हम कहते हैं कि पोर्शन साइज जो है वो रखें और मील्स आप 6 स्प्लिट लेंगे। अगर आप हर 4 घंटे बाद कोई मील ले रहे हैं या 3 घंटे बाद, तो इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ना होने के बराबर। तो साहब ये तो आपने हाइपो का हमें बता दिया, इसी तरह हाइपर का बताइए कि हाइपर की क्या अलामत होती हैं? अच्छा देखिए, हाइपर के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। हाइपर के अंदर जो पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको दो नज़र आ रहे हैं, इसको सिंगे करता है। फिर हाइपर के अंदर ये होता है, वो कह रहा है मैं कंसंट्रेट करना चाह रहा हूँ लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, मेरे सर में और सर के बैक साइड वाले पोर्शन के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द है। तीसरा ये कि पेशाब बहुत आता है। जब हाइपर होता है तो क्या होता है कि क्योंकि जिस्म का हिस्सा नहीं बनती है, तो पेशाब के अंदर शुगर बहुत तेज़ी से जा रही है, तो वो हर घंटे बाद पेशाब करने जाता है। उनको गुर्दे के अमराज भी लाभ हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है अगर आपका ज़्यादा शुगर रहती है। तो क्या ब्लड प्रेशर और शुगर इन दोनों का कुछ रब्त है आपस में? हाँ देखें, 3 चीज़ों का बड़ा क्लोजली रब्त है। एक ब्लड प्रेशर का है, एक कोलेस्ट्रॉल का है और एक डायबिटीज़ का। अच्छा। जब भी इसको कहते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम इसका है, अगर किसी में ये तीनों चीज़ें हैं तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहलाती है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म बॉडी का डिस्टर्ब करती है। अच्छा, ब्लड प्रेशर यूँ होता है क्योंकि शुगर अगर ज़्यादा रहती है तो उसकी वजह से ब्लड वेसल जो होती हैं ये नॉर्मल स्मूथ मसल्स होती हैं, तो उनमें थिकनेस आना शुरू हो जाती है। जब थिकनेस आती है तो उनका साइज़ कम हो जाता है। जब साइज़ कम होता है तो फिर सप्लाई कम देते हैं, तो उसके लिए दिल को बहुत काम करना पड़ता है। जब भी देखा ही गया डायबिटिक पेशेंट को कहते हैं ना कि वो साइलेंट अंजाइना हो गया है, तो उनकी नर्व्स के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा होता है। जो पाँव सुन हो रहे हैं, कोई चीज़ सुन हो गई, मैं लेटती हूँ, पेशेंट आके कंप्लेन करता है कि मैं लेटता हूँ या लेटती हूँ तो मेरा हाथ सुन हो जाता है, उल्टा हाथ सुन हो जाता है, सीधा हाथ सुन हो जाता है। तो इसी तरीके से जो हमारी नर्व्स आ रही हैं उनके ऊपर भी अगर शुगर ज़्यादा हो उसके असरात आएंगे। जब भी ये कहते हैं कि साइलेंट अंजाइना हो जाता है कि वो सो रहे थे और फिर सोते से उनको तकलीफ हुई, पता ही नहीं चला। नाजरीन, जैसे कि आपने देखा, आज डॉक्टर मसूद अख्तर ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। हमें ये बताया कि डायबिटीज़ क्या होती है, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है खुदा ना खास्ता कि इस पर हमें कंट्रोल नहीं हो सकता। हम इसको अपनी ज़िंदगी को अच्छा कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर डाइट लें, एक्सरसाइज करें और अपने मालिज से राब्ते में रहें। इसी आगाही और इसी एक गुफ्तगू के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और इंशाल्लाह दोबारा हम हाजिर होंगे आपके पास इसी तरह के और दूसरे मौज़ूआत लेकर जो आपकी ज़िंदगी को और आपकी सेहत को अच्छा रख सकें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका हमारा प्रोग्राम देखने का। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।